नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश का बजट पढ़ने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश का बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश विशेष के लिए। उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, विशेषकर उसमें जहां पर भी यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर्स से प्रश्न आते हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश विशेष का अपना एक अलग महत्व होता है और इसलिए उत्तर प्रदेश के बजट और आर्थिक समीक्षा दोनों को हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। आर्थिक समीक्षा अलग से सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के बजट में ही सरकार द्वारा अपनी उपलब्धियों को बताया गया है, जो आर्थिक समीक्षा का ही पार्ट होता है। और पिछले साल आय व्यय का क्या विवरण था, इस साल यानी अनुमानित 24-25 के लिए क्या विवरण है, सब कुछ एक साथ ही इस बजट में बताया गया है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का बजट और आर्थिक समीक्षा दोनों को एक साथ सरकार के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण किया गया है उसको मिलाकर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बजट आप जानते हैं एक फैक्ट शीट होती है, यानी तथ्यों का एक पूरा बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है और इसमें से हमको वो चीज़ें देखनी है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पढ़ेंगे हम बहुत कुछ, लेकिन हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में क्या चीज़ें एग्जैक्टली पूछी जा सकती हैं, कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, उनको हम टारगेट करेंगे और इंगित करते हुए चलेंगे। दूसरी चीज़, ये जो पूरा हम बजट और आर्थिक समीक्षा कवर करेंगे उसको आखिरी में हम लगभग 45 क्वेश्चन के माध्यम से समअप करेंगे। वो क्वेश्चन लगभग वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की अति संभावना रहेगी, इसलिए पूरा बजट पहले ध्यान से पढ़िए, समझिए और उसमें लास्ट में फिर हम जब उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तब आप देख पाएंगे कि किस तरह से हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बजट की डेट आपसे पूछी जा सकती है। बजट किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था? तो बजट 5 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया गया था वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए। कुल व्यय कितने रुपए अनुमानित है? तो यही आपके बजट का साइज भी है, बजट का आकार भी है। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो 7.36 लाख करोड़ रुपए। अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में बात करें कि कितने करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है, तो 7.36 लाख करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है, यानी बजट का आकार 7,36,437.71 करोड़ रुपए अनुमानित है। अब ये जो व्यय है इसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, दो तरह के व्यय होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, यानी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो इनको हम बांट देते हैं। राजस्व व्यय में इसको आप अलग अलग लिख करके बाइफरकेट करके लिख सकते हैं कि 5,32,655.33 या 5.32 लाख करोड़ रुपए, इसको सीधा सीधा कह सकते हैं। और वहीं पर जब हम पूंजीगत व्यय की बात करेंगे तो 2,03,782.38 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किया गया है। समेकित निधि आप जानते हैं सरकार बजट में होती है, इसकी प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद बजट में 15,103.89 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है। तो अगर हम देखेंगे तो बजट में घाटा कितना अनुमानित है, उसकी फिगर यहाँ पर दी है 15,103.89 करोड़, जो कि पूछे जाने की बहुत न्यूनतम संभावनाएं हैं। बजट घाटा आपसे नहीं पूछा जाएगा। वित्तीय वर्ष 23-24 की अगर हम बात करें तो राज्य का जो बजट था वो उस समय का सर्वाधिक था और ये वर्तमान का सर्वाधिक है 7.36, और उस समय बजट प्रस्तुत हुआ था पिछले वित्तीय वर्ष का 6.90 लाख करोड़ रुपए था। और इसमें कुल जो नई योजनाएं थी उनके लिए 32.721 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल था। हालांकि आपको इसको रटना नहीं है, याद करना नहीं है, केवल ये कंपैरेटिव डाटा है जिससे आप देख सकते हैं कि बजट में किस तरह से लगातार वृद्धि हुई है और इसको और बेहतर तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए 7.36 लाख करोड़ रुपए का पूरा हमारा बजट है। इसमें से आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने करोड़ रुपए की नई योजनाएं इसमें शामिल हैं।
तो 24,863.57 करोड़ रुपए की नई योजनाएं या नई स्कीम शामिल हैं। पुरानी स्कीम्स तो हैं ही हैं, उन पर व्यय करेगी सरकार, लेकिन नई योजनाएं शामिल हैं। अब जो है जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट है, 7 साल लगभग हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से साल दर साल बजट का आकार बढ़ा है, कभी भी कम नहीं हुआ है। लगातार बजट का जो है आकार बढ़ा है और हर बार एक हाईएस्ट का रिकॉर्ड बना है। तो 2024-25 में 7.36 लाख करोड़ रुपए का जो है बजट प्रस्तुत हुआ है। अब बजट की थीम प्रायः पूछ ली जाती है। यहाँ पर हमने 17-18 से लेकर सारी बजट की थीम लिखी है, जिसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। एक सामान्य ज्ञान के लिए ये औपचारिकता में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। जो आपका मुख्य है वो ये है, वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बजट का थीम जो था वो अंत्योदय से सर्वोदय है, जो आप आगे जो है कई जगह देखेंगे। और बजट का जो ध्येय वाक्य मतलब या जो है बजट का जो है जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो क्या है, लोक मंगल बजट से जन कल्याण का संकल्प। एक तरह से ये जो है नारा है बजट का। लेकिन अगर थीम पूछी जाएगी आपसे, केंद्र बिंदु पूछा जाएगा, तो अंत्योदय से सर्वोदय इसका जो है थीम है इस बजट की। और 23-24 में बजट जो थी उसका थीम क्या थी, त्वरित सर्वसमावेशी और समग्र विकास की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करना, ये जो है इसकी थीम थी। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा हमको चीज़ों में उलझना नहीं है, केवल जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं या आपके सामान्य जानकारी के लिए उपयोगी हैं उन सब चीज़ों के बारे में हमको चर्चा करनी है। अब यहाँ पर देखिए बजट का सार दिया हुआ है, ये यूपी गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है उसी से लिया हुआ है। बजट के सार में आप देखेंगे कि 22-23 के वास्तविक आंकड़े हैं, 23-24 का बजट अनुमान है और 23-24 का संशोधित अनुमान भी आ चुका है और 24-25 का बजट अनुमान आ चुका है। तो यहाँ पर जो है कुल प्राप्तियाँ एक बड़ा हेड हो जाता है कि कितना हमको प्राप्त हो रहा है, 7,21,333.82 करोड़ रुपए जो है हो जाएगा। उसके बाद अलग अलग जो है पूंजीगत ऋण, कुल व्यय, राजस्व व्यय, प्रारंभिक घाटा, इन सबको किसी को भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। कुल व्यय जो होता है वही बजट होता है। तो अगर हम कहें कि 23-24 का जो बजट प्रस्तुत हुआ था उसका संशोधित अनुमान क्या है, क्योंकि जो एक्चुअल में बजट हुआ था वो कितना था, अभी मैंने पीछे भी देखा, तो 6.90 लाख करोड़ रुपए। हम जो है एब्सोल्यूट टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन संशोधित अनुमान कितना उसका निकला, 6.32 लाख करोड़ रुपए। और जो अब 24-25 के लिए प्रस्तुत किया गया वो 7.36 लाख करोड़ रुपए। तो ये तीनों फिगर्स जो है आपको याद रखनी चाहिए कि 23-24 का एक्चुअल क्या था, जो बजट प्रस्तुत किया गया था उस समय क्या अनुमान व्यक्त किया गया था, फिर जो है संशोधित अनुमान क्या आया बजट का 23-24 का, और 24-25 के लिए जो है अनुमानित बजट जो है 7.36। बाकी राजकोषीय घाटा कितना है ये आपसे जो है एब्सोल्यूट फिगर में पूछा जाना बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ पर जो आंकड़े हैं इनमें से कुछ आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि जो है बजट अनुमान में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। मेन जो है आपको ये याद रखना है। तो राज्य का स्वयं का कर राजस्व यानी जो टैक्स रेवेन्यू है वो कितना % है, ये जीडीपी के टर्म्स में लिखा है 10.8%। इसको आप नोट कर सकते हैं। राज्य का स्वयं का करेत्तर राज्य, करेत्तर का मतलब कर के इतर यानी कर से अतिरिक्त, यानी जो टैक्स जो रेवेन्यू राज्य प्राप्त कर रहा है, आमदनी कर रहा है, लेकिन वो टैक्स से नहीं, टैक्स के अलावा जो मदें हैं उनसे, तो ये बहुत कम होता है, मेनली सब टैक्स से ही आता है। ये जीडीपी का 1% है। फिर राजस्व बचत यानी रेवेन्यू जो है की जो बचत है वो 3% है। राजकोषीय घाटा जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है वो यही है। राजकोषीय घाटा आप जो है 23-24 का भी याद कर लीजिए और 24-25 का भी याद कर लीजिए। तो 23-24 का जब बजट प्रस्तुत हुआ था तो राजकोषीय घाटे का अनुमान बताया गया था 3.48%।
और जब इसका पुनरीक्षित अनुमान आया या संशोधित अनुमान हम कह सकते हैं, रिवाइज एस्टीमेट, वो लगभग जो है थोड़ा सा बढ़ गया 4.9%, 3.49% हो गया। इसके बाद जो है अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि 24-25 के जो प्रस्तुत बजट है या जो उसके लिए बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, तो राजकोषीय घाटा उसमें आपका 3.46% अनुमानित है। ये आपको नहीं भूलना है। बाकी आप देखेंगे कि आगे के जो वित्तीय वर्ष हैं उसके लिए प्रोजेक्शन दिया है। जैसे कहा गया है कि 25-26 में राजकोषीय घाटा 2.97 रहेगा, उसके आगे के लिए 2.75 रहेगा, फिर 2.77 रहेगा। हर सरकार चाहती है कि राजकोषीय घाटा या फिस्कल डिफिसिट जो है कम से कम हो। तो ये राजकोषीय घाटा होता क्या है? जो कुल व्यय होता है उसमें से जो है कुल प्राप्तियों को घटा देते हैं, लेकिन प्राप्तियों में से उधार को छोड़ दिया जाता है। यानी उधार जो होता है, जो हम डेप्ट लेते हैं उनको मतलब या यूँ कह लीजिए कि उधार से जो हमने प्राप्तियां कैलकुलेट की हैं, रिसिप्ट कैलकुलेट की हैं, उनको निकाल देंगे। तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, और उसमें से निकाल क्या देना है? उधार को अलग कर देंगे। तो जो फिगर आती है वो हमारा राजकोषीय घाटा होता है, और जीडीपी के टर्म्स में ये 3.46% है। वहीं पर कुल उधार एवं अन्य दायित्व ये कितना है? तो अगर इसको हम देखेंगे तो कुल उधार एवं अन्य दायित्व जो है ये 32.7% है, अनुमानित है जीडीपी के टर्म्स में। तो आप समझ सकते हैं कि जो हम उधार लेते हैं या अन्य लायबिलिटीज़ जो है गवर्नमेंट के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम दूसरे टर्म्स में ऋणग्रस्तता कह सकते हैं। सरकार के ऊपर कर्जा कितना है, तो ये जीडीपी के टर्म्स में 32.7% है। इसको और हम जो है थोड़ा सा बड़े फॉर्म में समझेंगे तो राज्य सरकार की ऋणग्रस्तता क्या है। 23-24 में अगर हम बात करें तो उस समय एब्सोल्यूट फिगर में दिया हुआ है, और पुनरीक्षित अनुमान जो है 7,47,545.73 करोड़ रुपए है। वहीं पर 24-25 में इसको बढ़कर जो है 8,16,926.02 करोड़ हो जाने का अनुमान है, जो जीएसडीपी का 33.5% है। तो अगर आपसे राज्य सरकार की ऋणग्रस्तता के बारे में पूछा जाता है कि सरकार के ऊपर वास्तव में कितना कर्जा है, तो ये कर्जा जो है 33.5% है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि कुल उधार एवं अन्य दायित्व, तो यहाँ पर अन्य दायित्व जो है और राज्य की ऋणग्रस्तता दोनों को जोड़ने का फार्मूला अलग होता है। तो अगर आपसे ऋणग्रस्तता केवल पूछी जाती है कि सरकार के ऊपर कितना कर्जा है, तो वित्तीय वर्ष में वो जीडीपी का 33.5% अनुमानित है। और केवल आपसे पूछा जाता है कुल उधार एवं अन्य दायित्व कितने ऊपर हैं, तो वो जो है 32.7% है। तो दोनों में स्लाइट अंतर है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। है तो वो 1% से कम, लेकिन जो है दोनों के चूंकि कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ फ़र्क है, इसलिए ऐसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब बजट जब प्रस्तुत होता है तो उसके आय के स्रोत भी बताए जाते हैं और व्यय के जो है मद भी बताए जाते हैं कि हम जो है जो इतना भारी भरकम जो है 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, वो आखिर मीट आउट कहाँ से होगा, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो जो है पैसा कहाँ से आएगा उसका विवरण यहाँ पर दिया है। एक ही चार्ट है, दो तरीके से बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो स्वयं का कर राजस्व है राज्य का। कितना है? 37.1% है। यानी काफ़ी बड़ी मात्रा में राज्य अपना कर जो है एकत्र करता है। तो एक नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा? इन 4-5 मदों को आपको याद रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरी सबसे बड़ी मद क्या है? जो केंद्र सरकार टैक्स का सभी बहुत तरह के केंद्र सरकार टैक्स एकत्र करती है, कर जो है इकट्ठा करती है,
लेकिन कुछ कर ऐसे होते हैं जिनमें राज्यों को भी हिस्सा सरकार को, केंद्र सरकार को देना पड़ता है। तो केंद्र से लगभग 30% जो है पूरे बजट का जो भाग है वो केवल और केवल केंद्रीय कर अंतरण से आ जाता है। वही चीज़ जो है यहाँ पर लिखा है, केंद्रीय करों में जो राज्यांश है यानी जो स्टेट शेयर है सेंट्रल टैक्सेज में वो 30% है। तो दूसरी सबसे बड़ी मद क्या हो गई, हमारी पैसा प्राप्ति की या राज्य सरकार के इनकम की दूसरी सबसे बड़ी मद यहाँ पर आ गई। अब बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी मद जो है वो है सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ, यानी पब्लिक सेक्टर से हम उधार लेते हैं। उधार कैसे लेते हैं, कितना परसेंट हो जाता है पूरे बजट का, 15.3% हो जाता है। तो ये तीसरी सबसे बड़ी बात होगी। फिर चौथी जो है केंद्रीय अनुदान सहायता, हम केंद्र सरकार से भी जो है अनुदान लेते हैं, सब्सिडी प्राप्त करते हैं, वो 12.9% हो जाती है। तो ये जो है सब बड़े बड़े मद हैं जहाँ से हम केंद्र सरकार से सहायता भी लेते हैं, वहाँ से हमको राज्यांश भी मिलता है। तो ये जो है तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मद थी। तो ये जो है बड़ी मदें हो गई जहाँ से हम ले रहे हैं, बाकी सब जो है छोटे छोटे परसेंटेज हैं, गैर कर राजस्व, ऋण एवं अग्रिम वसूली, सार्वजनिक लेखा रसीद। अब हम बात करते हैं कि जो हमने पैसा, क्योंकि यहाँ पर पैसा एक्चुअल में कहीं नहीं है, जो एक्चुअल पैसा है वो बहुत कम होता है। ये जो बजट होता है इसमें लगभग आधे से ज़्यादा जो है हाइपोथेटिकल होता है कि हमको यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा, हमको वहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा, उसी के आधार पर व्यय बना लिया जाता है। हालांकि वो प्राप्त होता है, लेकिन जिस समय बजट प्रस्तुत किया जा रहा होता है उस समय एक्चुअल में वो पैसा ऐसा नहीं होता है कि राज्य सरकार के खाते में जमा ही हो। उसमें से कुछ जमा होता है और कुछ प्राप्ति की प्रत्याशा में पहले से ही उनको मान लिया जाता है कि हमको इस वित्तीय वर्ष में केंद्र से इतना प्राप्त हो जाएगा, सब्सिडी के रूप में इतना प्राप्त हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें कल्पना से यानी प्रत्याशा में जोड़ ली जाती हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो सबसे ज़्यादा व्यय हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले जो है व्यय पे अगर हम नज़र डालेंगे तो सबसे ज़्यादा हम व्यय कर रहे हैं पूंजीगत परिव्यय, यानी कि जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा पूंजीगत व्यय सबसे ज़्यादा है, ये 1 नंबर पे आ गया। यहाँ पर भी जो है लिखा होगा ये 21% जो है हमारा पूंजीगत व्यय आ गया। इसके बाद जो है सबसे बड़ी मद व्यय की क्या हो जाएगी, 12.8%। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते। आप जो है देख रहे हैं कि जो है ओल्ड पेंशन के लिए कितना बड़ा जो है हर तरफ से दबाव चल रहा है और कर्मचारियों के द्वारा लगातार कई साल से मांग की जा रही है। लेकिन ये जो व्यय है इसी को घटाने के जो है चक्कर में सरकार जो है उस तरफ जो है नहीं झुक रही है, या यूं कह लीजिए कि कर्मचारियों की मांगों पर जो है नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम ऐसी जो है व्यय और जुड़ जाएंगे तो ये जो है बहुत ज़्यादा व्यय हो जाएगा। हालांकि कई राज्य सरकारों ने इसको कर दिया है, तो ये सभी जो है राज्य सरकारों की अपनी पॉलिसी होती है कि वो या अगर ये व्यय बढ़ाएंगे तो कौन सा व्यय कम करेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो है जो भुगतान संतुलन है उसको मेंटेन करके चलना है। उसके बाद जो है पेंशन में आप देख रहे हैं, जो मैं पेंशन की बात ही कर रहा था, 11.7% पेंशन में जा रहा है। और वेतन सहायता प्राप्त संस्थान के कर्मचारी, मतलब अगर यूँ कह लीजिए तो ये जो तीनों मद हैं ये मिलाकर क्या है, ये वेतन, पेंशन और आउटसोर्सिंग या संविदा, ये सब कुछ जो है इतने में ही व्यय हो जा रहा है। जो है लगभग जो है 30% 35% से ज़्यादा का व्यय जो है 30% के लगभग जो है व्यय वेतन, पेंशन इन्हीं सब पे हो जा रहा है। उसके बाद जो है हम कौन सा बड़ा मद करते हैं, तो हमारा व्यय होता है सरकार से अनुदान प्राप्त करने में 9% जो है। उसके बाद ब्याज भुगतान आ गई बड़ी, और यहाँ पर एक अन्य व्यय का दिया है, तो इसको हम जो है इस कैटेगरी में नहीं रखते क्योंकि अन्य व्यय में कई सारे व्यय आ जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि व्यय की बड़ी बड़ी मदें क्या हैं जो यहाँ पर जो है दिखाई गई हैं, और इसको आपको 2-3 बड़ी मदों को
याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जिससे आपसे कभी पूछा जाए तो किस तरह से जो है इसको आप बता पाएंगे कि क्रमवार सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ पर होता है, उससे कम कहाँ पर होता है, उससे कम कहाँ पर होता है। फिर यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दी है कि राजस्व में वृद्धि। तो स्टेट में जो है राजस्व में पिछले विगत वर्षों में जो है की तुलना में इस बार राजस्व में वृद्धि बताई गई है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में जो है अग्रणी राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश उभरा है। अब आते हैं कि नई योजनाओं पर जो है कितना व्यय किए जाने की उम्मीद है। तो नई योजनाओं में इस समय धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन जो है उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है। इसमें से आप देख सकते हैं कि अयोध्या धाम, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, देवी पाटन और नाथ कॉरिडोर बरेली में थीम, यानी जैसे आपने सुना होगा ना कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे बनारस में, तो उसी तरह से सारी जगह कॉरिडोर परियोजनाएं चल रही हैं, जहां पर उस तीर्थ स्थल को जो है एक पूरा जो है एक सम्मिलित रूप दिया जा सके। और यहाँ पर जो एक और याद रखिएगा कि एक कुंभ संग्रहालय की स्थापना होने जा रही, कहाँ पर, कुंभ नगरी प्रयागराज में। और क्या क्या नई योजनाएं हैं और संरचना विकास औद्योगिकरण में, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेस को जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर का एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। और नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज कार्यक्रम हेतु बजट को प्रस्तावित किया गया है। अब हम सेक्टर वाइज या यूँ कह लीजिए विभाग वाइज जो है देखेंगे कि बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और उस क्षेत्र में सरकार के द्वारा क्या उपलब्धियां बताई गई हैं, जो आर्थिक समीक्षा का पार्ट है। तो जहां पर बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उसी को आपको याद करने की ज़रूरत है, बाकी एक सामान्य जानकारी के लिए सारी बातें आपको बताई गई हैं। तो प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर जो है कितने प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, 5.1% विकास दर डेवलपमेंट जो रेट प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। डार्क जोन क्या होते हैं? डार्क जोन वहाँ पर होते हैं जहाँ पर अत्यधिक जो है भूजल के दोहन के कारण जो है वाटर लेवल कम हो जाता है, पानी का स्तर जो है ज़मीन में या अंडरग्राउंड वाटर जो है कम हो जाता है। तो ऐसे डार्क जोन में पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था कि यहाँ पर कोई भी नया नलकूप जो है उसकी या बोरिंग नहीं की जा सकती है। लेकिन सिंचाई जो है, चूँकि सिंचाई भी एक प्राथमिकता का कार्य है और वहाँ पर जो है जब जल का स्तर ठीक हो गया है तो अब जो है नलकूप कनेक्शन देने पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको सरकार ने हटा लिया है और इसके कारण लगभग 1 लाख किसानों को सीधे तौर पर फ़ायदा होगा। 23-24 पूरे जो है वित्तीय वर्ष में अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड आप लोग अगर गांव से रिलेट करते हैं, संबंध रखते हैं, जानकारी रखते हैं तो जानते होंगे, एक बहुत ज़रूरी योजना होती है जिसके किसान क्रेडिट कार्ड से जो है एक तरह से लोन प्राप्त करके किसान जो है अपने फसल के लिए चीज़ें खरीद लेते हैं। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो है 22-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर 23 में 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। ये सब जो है उपलब्धियां हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको याद रखने वाले फैक्ट की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि एक बड़ी योजना है कृषि क्षेत्र की, दिसंबर 23 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि, ये आप याद रख सकते हैं कि 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि जो है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के माध्यम से 2,62,00,000 कृषकों के खाते में हस्तांतरित की गई है। तो ये जो है सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में। फिर कुछ और नई योजनाएं इंट्रोड्यूस की गई हैं बजट में कृषि क्षेत्र में, तो उसमें से एक है राज्य कृषि विकास योजना। इसके लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था या प्रावधान बजट में किया गया है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त यूपी एग्रीस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रखंडों और पंचायतों, प्रखंड मतलब ब्लॉक, तो प्रखंडों और पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशनर स्वचालित वर्षा मापी यंत्र की स्थापना के लिए 60 करोड़ रुपए
का आवंटन किया गया है। तो ये 3 जो है क्या है, ये 3 नई योजनाएं हैं जो इस बजट में लाई गई हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 3,000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन जो है किसानों को दी जा रही है। अब इसी तरह से महिला एवं बाल विकास में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है पहले जो निराश्रित महिला पेंशन थी उसमें 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता था पेंशन, अब उसको बढ़ाकर 1,000 कर दिया गया है। अब कुल कितना वितरण किया गया है ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कन्या सुमंगला योजना जो है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। और अगर टोटल देखें इस योजना की जब से शुरुआत हुई है 19-20 से लेके 23-24 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से जो है लाभ पहुंचाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं यानी जो विक्टिम महिलाएं होती हैं, जो जघन्य अपराधों की जो है विक्टिम हैं, उनको जो है 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने का सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। युवा कल्याण के क्षेत्र में अगर देखें तो प्रदेश के 117 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम या मल्टीपर्पज हॉलों का निर्माण किया जा रहा है। और एक उपलब्धि जो है बताई गई है कि कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी 2023 तक आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया था, यानी स्वर्ण पदक वहाँ पर जीता था। रोजगार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी जो इसमें उपलब्धि जो बताई जाती है या जो उल्लेखनीय है वो ये है कि महात्मा गांधी जो या मनरेगा अगर हम कह लें, इसमें 23-24 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए 75,24,000 श्रमिकों को रोजगार दिया गया था। और वित्तीय वर्ष 24-25 का क्या लक्ष्य है ये आप याद रख सकते हैं। इसमें लक्ष्य है 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाना। 33 करोड़ मानव दिवस यानी रोजगार सृजन उनके लिए किया जाना। अगली स्कीम है सामाजिक सुरक्षा। तो सामाजिक सुरक्षा में लगभग 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन जो 1,000 रुपये प्रतिमाह है। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन कितनी है, तो वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह है। इसके बाद जो है जो कन्या विवाह योजना होती है जिसको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कहते हैं, उसमें एक जोड़े के विवाह पर 51,000 रुपये की सब्सिडी या अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता है। अब कितने जोड़ों को विवाह कराया गया ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपको सैद्धांतिक रूप से जो है जो उसकी बेस चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए कि कितना अनुदान मिलता है, ये सब चीज़ें जो है आपसे पूछी जा सकती हैं। भारत सरकार द्वारा जो है ई श्रम पोर्टल निर्मित किया गया है जिस पे मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होता है। तो इस पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है। मजदूरी नहीं, इसमें हर तरह के श्रमिक या जो काम करने वाले लोग होते हैं उनका पंजीकरण होता है। तो इस मामले में यानी इस पंजीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक है। वित्तीय समावेशन में भी बहुत सारे आंकड़े हैं। अब जहाँ जहाँ पर उत्तर प्रदेश प्रथम है हम पहले उसकी बात कर लेते हैं क्योंकि वही आपसे पूछा जाएगा। कितने बैंक हैं, कितनी शाखाएं हैं, इस तरह के प्रश्न बहुत ही रेयर हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश क्या है, पहले नंबर पे है। इसी तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। तो इस योजना में भी पहले नंबर पे हो गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1.90 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है, द्वितीय स्थान पे है। तो योजना और उसमें क्या स्थान है उत्तर प्रदेश का, इसको जो है आप शॉर्ट में नोट कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना में प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख नामांकन कराकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। उत्कृष्ट मतलब नंबर 1 हो गया। फिर औद्योगिक विकास में चलते हैं
तो अभी आप जानते ही अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण हो चुका है। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रदेश में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट फंक्शनल हैं और एक और बन रहा है जो जेवर में है। तो अगर जब जेवर का बन जाएगा, और ये जेवर जो है वाला एयरपोर्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जब इसका जो है पूरा काम हो जाएगा तब। तो उसको मिलाकर यानी जब जेवर वाला फंक्शनल हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य उस समय बन जाएगा। अभी फ़िलहाल आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो कि क्रियाशील हैं, फंक्शनल हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग और विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक की सुलभता यानी जो लीड्स रिपोर्ट थी 2023 की, इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने अचीवर्स श्रेणी की सफलता प्राप्त की थी। चिकित्सा क्षेत्र में अगर हम देखें तो मातृ मृत्यु दर यानी MMR जो है वो 2014 में 285 थी, 2022 में 167 हो गई। तो ये एक तो आप याद रखिएगा 2022 में घटकर कितनी हो गई। उसी तरह से शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 2014 में ये 48 प्रति हजार थी, जो अब कम होकर 2020 में 38 प्रति हजार हो गई है। तो यही इसका लेटेस्ट आंकड़ा है। अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको यही बताना है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस और दिमागी बुखार, जिसको जापानीज़ या जेई कहते हैं, जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस, 2 बीमारियां बहुत ज़्यादा जो है संक्रामक और बड़े पैमाने पर घातक थी। तो उसमें से अगर देखेंगे तो 2023 में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस में 76% की कमी आ चुकी है और मृत्यु दर में 98% की कमी आ गई है। इसी तरह से जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस में रोगियों की संख्या में 85% की कमी आई है और मृत्यु दर में 96% की कमी जो है हो गई है। यानी दिमागी बुखार और ये दूसरी बीमारी जो है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, ये दोनों जो है अब लगभग उत्तर प्रदेश में काबू में आ चुके हैं, यानी एक सामान्य स्थिति में आ चुके हैं। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी प्रारंभ कर दी गई है। कानून व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो बताया गया है कि 2016 के मुकाबले 2023 में कितनी कमी आई है प्रदेश में हत्या के मामले में, अपराधों के मामले में। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा नोटेबल पॉइंट नहीं है। आप ये जरूर याद रखते, पूछा जा सकता है आपसे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी महिला PSC बटालियन हैं। तो कितनी है? 3 महिला PSC बटालियन है। कहाँ पर हैं? लखनऊ में है, गोरखपुर में है और बदायूं में है। इसके अलावा जनपद बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली और बिजनौर में 5 अन्य PSC बटालियन स्थापित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। आगे उत्तर प्रदेश में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो विशेषकर जो है औद्योगिक सुरक्षा के लिए बनाई गई है, इसकी 6 बटालियन गठित की गई हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम थाने हैं सभी जिलों में 75 साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है और समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है और सभी जिलों में साइबर थाना है। यानी अब जो है 75 के 75 जिलों में साइबर क्राइम थाना है। पहले ये संख्या जो है कम थी, अब ये पूरी हो चुकी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में देखें तो जो सबसे बड़ा मद है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसको हम लोग NRHM के नाम से जानते हैं, उसमें 7,350 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो जो बड़ी बजट की मदें होती हैं या योजनाएं होती हैं, कभी कभी उनका जो है अमाउंट आपसे पूछ लिया जाता है। इसी तरह से आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हेल्थ वेलनेस सेंटर, केयर यूनिट इंटीग्रेटेड, इन सब की स्थापना के लिए 952 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिर आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 24-25 में 300 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 322 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है या बजट आवंटन किया गया है। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, जो राज्य कर्मचारियों के निःशुल्क उपचार के लिए है, उसमें जो है 150 करोड़ रुपए का
व्ययभार इस वर्ष अनुमानित है। चिकित्सा शिक्षा यानी मेडिकल एजुकेशन, यानी कि चिकित्सा की शिक्षा देने के लिए क्या व्यवस्था है, जिसमें मुख्य रूप से मेडिकल कॉलेज आते हैं। तो प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं। ये एक सामान्य जानकारी की बात है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने मेडिकल कॉलेज हैं, 65 मेडिकल कॉलेज हैं। इसमें से 35 राज्य सरकार के हैं, 30 निजी क्षेत्र के हैं। वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कॉलेजों से आच्छादित हैं और 14 जनपद जो है केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज जो है उसमें निर्माणाधीन है, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है या अंडर इस्टेब्लिशमेंट है। 16 असेवित जनपदों में, यानी जिनमें ये सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं, उनमें निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था की जा रही है। आयुष जो है, जो एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें यूनानी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सब आता है, तो इसमें जो है 1600 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है और 1035 राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रखना है, तो 1600 हेल्थ वेलनेस सेंटर आयुष के स्थापित किए जाएंगे, ये लक्ष्य रखा गया है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अब महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर है। अभी इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है। वहीं पर जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और दूसरा कहाँ पर? वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का जो है आवंटन इस बजट में किया गया है। अवस्थापना में औद्योगिक क्षेत्र की बात अगर करें तो बुंदेलखंड में एक औद्योगिक क्षेत्र बना है जिसका फुल फॉर्म जो है तो लंबा चौड़ा है, अगर बीडा कह लें उसको, तो जैसे गोरखपुर में गीडा हो गया, उससे जो है बुंदेलखंड में बीडा हो गया। तो बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि बीडा, आपसे पूछा जाता है सकता है कि बीडा किस क्षेत्र का है, तो आप बता सकते हैं कि बुंदेलखंड का है। इसके अलावा जो है सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, स्टार्टअप, आईटी सेक्टर संबंधित विषय योजना के साथ ही वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए नीति भी लागू कर दी गई है। इसको हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2022। फिर डिफेंस कॉरिडोर की चर्चा है, तो उत्तर प्रदेश में कुल 6 डिफेंस नोड्स हैं। डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड्स हैं, जिसमें से 3 नोड्स का आवंटन पूरा हो चुका है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए कितने नोड्स चिन्हित हैं, तो कितने चिन्हित हैं? 6 चिन्हित हैं, 3 का काम पूरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है या याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जिसमें मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण किए जाने की योजना है, तो इसमें कितना धनराशि, क्योंकि ये बड़ी धनराशि से याद रख सकते हैं, 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए प्रस्तावित है। वर्तमान में 25 लाख से अधिक टैबलेट स्मार्टफोन बांटे गए हैं और ये प्रक्रिया अभी भी गतिमान है। गंगा एक्सप्रेसवे, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है एक्सप्रेसवे आगे चल के होने वाला है, इसके लिए 2057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दुगना है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने के लिए एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सिंचाई और जल संसाधन की अगर हम बात करें तो 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, बाकी बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। डार्क जोन में असफल 569 नलकूपों हेतु 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये ऐसी चीज़ें हैं, बस सामान्य जानकारी के लिए आपको पता हो तो ठीक है, कि कभी घूम घुमा के प्रश्न आ जाए, नहीं तो इनमें प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। इसीलिए मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे प्रश्न कहाँ से आएंगे ये बताता हुआ चल रहा हूँ। अब जैसे जल जीवन मिशन है, तो ये एक बड़ी योजना है, इसमें 22,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। तो एक बड़ा अमाउंट जहाँ पर आवंटन होता है और एक बड़ी, या जिसको कहते हैं फ्लैगशिप योजना, वहाँ पर जो है प्रश्न बन सकता है। और 2000 करोड़ रुपए की धनराशि इसके अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1020 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित है। नागरिक उड्डयन यानी सिविल एविएशन, जिसमें एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी की बात होती है,
तो गत वित्तीय वर्ष की तुलना में करंट वित्तीय वर्ष, चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में 19.2% का इजाफा हुआ है। अब जितने भी अन्य एयर कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स हैं, जैसे कि अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, इनको विकसित किया जा रहा है। म्योरपुर कहाँ का है? सोनभद्र का है। सरसावा कहाँ का है? सहारनपुर का है। इसके एयरपोर्ट्स के विकास का कार्य जो है गतिमान है। अयोध्या में जो बना है उसका नाम आप लोग जानते ही, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका विकास कराया गया है और अभी ये पूरा नहीं हुआ है। तो इसके एयरपोर्ट की स्थापना और इसके जो विस्तार है उसके लिए 150 करोड़ रुपए अभी और खर्च किए जाएंगे। अब आते हैं एनर्जी सेक्टर पर। तो एनर्जी सेक्टर में जो है, जो सौभाग्य योजना है, सौभाग्य योजना का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसमें जो है क्या होता है, गरीब परिवारों को निःशुल्क एवं अन्य ग्रामीण परिवारों को 50,000 रुपये की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की योजना रहती है। इस योजना में 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क के विकास का लक्ष्य रखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड में कितने क्षमता का जो है सोलर पार्क का विकास किया जाएगा? तो 4000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जाएगा। अब उत्पादन की बात कर लें प्रदेश में, तो पहले जो है 16-17 में उत्पादन 33,556 मिलियन यूनिट टन था। अब वहीं पर अगर 22-23 की बात कर लें तो ये 39,746 मिलियन यूनिट टन उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में बिजली का किया गया। तो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा और बाकी ऊर्जाएं, तो सौर ऊर्जा नीति जो 2022 लाई गई थी उसके अंतर्गत क्या लक्ष्य रखा गया? लक्ष्य योजनाओं का बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के लिए। तो सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 2017 में 288 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं थी, जो अब लगभग 2600 मेगावाट हैं। तो अगर आपको करंट सिचुएशन नहीं भी याद है तो आपको जो लक्ष्य है वो पता होना चाहिए कि सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में अब तक 328 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजनाएं स्थापित हो गई हैं। ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। अयोध्या वाराणसी को सोलर सिटी बनाने का जो है संकल्प लिया गया है। सौर ऊर्जा नीति, राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब जो है बड़ी बड़ी योजनाएं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से और आवास योजनाओं से संबंधित हैं, यानी कि आवास एवं शहरी नियोजन और नगर विकास, इनके लिए कितना आवंटन हुआ है ये आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण या नए शहर प्रोत्साहन के अंतर्गत 24-25 के बजट में 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अगर देखेंगे तो 3,948 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब ये जो उपलब्धि है ये बहुत ज़्यादा पूछी जाने का चांस नहीं है, इसलिए केवल बजट अगर आप याद रख सकें तो याद कर लें। 2021 में प्रारंभ की गई अमृत 2.0 जो कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के रेनोवेशन के लिए है, इसमें 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रारंभ की। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि जो 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित होना है उसके लिए कितना बजट सरकार ने रखा है, तो 2500 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए रखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रामीण विकास में, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आ जाती है। इसमें जो है कितनी बजट रखा गया है? 2441 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसी तरह से मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 1140 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई है और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु 4867 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था रखी गई है, जो वर्तमान से दुगुना है। आगे बढ़ते हैं, उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं।
तो उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अंतर्गत पात्र इकाइयों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, यानी बजट में 300 करोड़ रुपए इनको दिए गए हैं। कृषि शिक्षा और अनुसंधान में बात करें तो यहाँ पर बजट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि कुशीनगर में एक कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खुलना है। उसका नाम क्या है? महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर। अब इसके लिए 100 करोड़ दिया जा रहा है। ये गौड़ है, आपसे पूछा जाएगा ये विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा तो आपको बताना होगा कुशीनगर में बनेगा। दुग्ध विकास में नंद बाबा मिशन उत्तर प्रदेश की योजना आप जानते ही हैं। इसमें जो है बजट बढ़ा दिया गया, 21% की वृद्धि कर दी गई है। कितना बजट है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश दुग्ध प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित होने इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशुपालन में जो है उत्तर प्रदेश में 303 बृहद गो संरक्षण केंद्र चल रहे हैं और और जनपद गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय प्रस्तावित हैं। ये आप जो है नई चीज़ है तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मत्स्य पालन में जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उत्तर प्रदेश में लागू है, जिसमें 2020 से 2025 तक जो है ये संचालित है और इसके लिए एक्वा पार्क्स की नई योजना के लिए 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये नई योजना है तो एक्वा पार्क योजना के लिए 190 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। फिर एमएसएमई की बात कर लें तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसके लिए कितना है? 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। उसके बाद जो है बाकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। प्लेज एक शब्द है जिसको मैंने बताया था। प्लेज पार्क जो एक तरह के औद्योगिक पार्क ही है जो निजी क्षेत्र में है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्लेज पार्क स्थापित किए जा रहे हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 10 प्लेज पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसको निफ्ट कहते हैं, एक निफ्ट कहाँ पर है? पहला वाला उत्तर प्रदेश का रायबरेली में है, ये दूसरा निफ्ट होगा। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट दिया जा रहा है। इसी तरह से पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अप्रैल पार्क योजना, जिसको पीएम मित्र कहते हैं, इसके अंतर्गत लखनऊ हरदोई में लगभग 1000 एकड़ के क्षेत्रफल में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया गया है। पार्क की स्थापना 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था पार्क स्थापना के लिए की गई है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है एक लक्ष्य रखा गया है, बस उसको लक्ष्य याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 8 डेटा सेंटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और उसके अलावा जो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण नीति 2020 थी उसके अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने तथा राज्य में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेटा के क्षेत्र में बनाने की योजना रखी गई है। बेसिक शिक्षा में आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो है बहुत ज़्यादा निवेश किया जाता है। तो इसमें बेसिक शिक्षा में एक योजना चलती है या ऑपरेशन चलता है, उसको हम ऑपरेशन कायाकल्प कहते हैं। इसमें पूरा जो है बेसिक शिक्षा के स्कूलों की स्तर को सुधारा जाता है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए विंध्याचल धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय तथा एक देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 51.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रोत्साहित जो है की गई है। खेल के क्षेत्र में 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मानदेय 1.50 लाख रुपए प्रतिमाह पर प्रशिक्षण हेतु आबद्ध किए जाने की जो है किया गया है, व्यवस्था की गई है, जिससे जो खिलाड़ी हैं उनको इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग मिल पाए। स्पोर्ट्स साइंस और इंजरी सेंटर की स्थापना के लिए 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, लेकिन अभी ये नहीं खुलासा हुआ है कि ये कहाँ पर खुलेगा, मतलब किस जगह पे खुलेगा, ये आगे पता चलेगा। संस्कृति या कल्चरल एक्टिविटीज़ में देखें तो निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र जो श्रृंगवेरपुर में है प्रयागराज में, उसकी स्थापना के लिए 14.68 करोड़ रुपए। जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना
महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट की स्थापना। तो इसमें आपको बजट नहीं याद रखना है, कौन सा केंद्र कहाँ बनना प्रस्तावित है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर बनेगा उत्तर प्रदेश में, तो आपको पता होना चाहिए कि चित्रकूट में बनेगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान कहाँ बनेगा, ये अयोध्या में बनेगा। तो इस तरह से बजट से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि कौन सी चीज़ें कहाँ बनेंगी। अब पर्यटन के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो उपलब्धियाँ बताई गई हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि एक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है दीपोत्सव का, इस पे जो है राम की पैड़ी पर 22,23,000 दीप जलाकर गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, जो अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ था। वर्तमान में अगर वन की बात करें, वन एवं पर्यावरण की, तो उत्तर प्रदेश में जो है वन एवं वृक्षारोपण कितना है, भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। और इसको क्या लक्ष्य रखा है, लक्ष्य ज़्यादा पूछा जाता है। 2030 तक वनावरण वृक्षावरण का लक्ष्य 15% किए जाने का सरकार ने निर्धारित किया है। अभी जो है 2024 का जो वर्षा काल आ रहा है उसमें 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य सरकार ने रखा है। 23-24 में जो वृक्षारोपण किया गया है वो 35 करोड़ का लक्ष्य था, उसके सापेक्ष 36.16 करोड़ पौधारोपण का कार्य उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसके अलावा एक नाइट सफारी पार्क बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, कुकरैल में बन रहा है। कुकरैल कहाँ पर है, लखनऊ में है। ये आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश का जो है पहला नाइट सफारी पार्क होगा। जनजाति विकास के लिए जो है अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम जनपद लखीमपुर, बहरमपुर, बिजनौर, बहराइच, श्रावस्ती और महाराज में संचालित हैं, क्योंकि ये सब जो है अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं। न्याय या जुडिशरी के क्षेत्र में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जिसका भी हाल ही में जो है शुभारंभ हुआ है, तो ये निर्माणाधीन है। 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, यानी इसका जो है निर्माण कार्य चल रहा है। अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए का कर दिया गया है, जिससे अधिवक्ताओं को जो है आर्थिक सहायता दी जा सके। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, हमने इसकी शुरुआत में भी चर्चा की थी। इसके लिए बजट आवंटन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बड़ी स्कीम है, 700 करोड़ रुपया है। और महिला एवं बाल विकास में जो पुष्टाहार कार्यक्रम चलता है उसमें 5,129 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में 1,000 करोड़ का जो है किया गया है। और राज्य आपदा मोचन बल की वर्तमान में 3 कंपनियां स्थायी रूप से हैं तथा 3 कंपनियों के नवसृजन की कार्रवाई चल रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेट की जो NDRF है या राज्य आपदा मोचन बल है, उसमें उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी कंपनियां हैं, 3 हैं, और 3 और की प्लानिंग उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो अब हम जो है जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसको चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से एक बार रिवाइज कर लें, जिससे आपको ये पता चले कि कोई प्रश्न, इतनी सारी जो आपने कहानी पढ़ी है उसमें से आएगा तो किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न देखेंगे कि बजट का आकार कितना था। तो ये बजट का आकार है जो आपको याद भी है, कई बार चर्चा हुई है। एब्सोल्यूट में अगर देखें तो 7,36,437.71 करोड़ रुपया, या और अगर जो है शॉर्ट में देखें तो 7.36 लाख करोड़। ये आपको भूलना नहीं है फिगर, ये याद रखनी है। अगला जो अभी बजट आया है उसमें एक अनुमान व्यक्त किया गया है कि 23-24 की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद यानी SGDP कितना बढ़ेगा। 24-25 में कितना बढ़ेगा, 5.8% बढ़ेगा। नेक्स्ट, अब यहीं पर जो है इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लें कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको GSDP कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश का 24-25 के लिए चालू कीमतों पर प्रोजेक्ट किया गया है 24,99,076 करोड़ रुपए, जो ग्रोथ, जिसमें ग्रोथ कितनी है
5.8% की। यानी ये फिगर कहाँ से आई ये आपको पता होना चाहिए। जो जीडीपी है स्टेट की उसमें 23-24 से बढ़कर 24-25 में कितनी वृद्धि होगी, ये वृद्धि है, ये जीडीपी की ग्रोथ रेट नहीं है। जीडीपी में वृद्धि कितनी प्रस्तावित है 23-24 की तुलना में 24-25 में, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 5.8% प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार का व्यय 23-24 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है, जो बजट प्रस्तुत किया गया है 14% अधिक हो जाएगा। फिर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत राजस्व अधिशेष रहने का अनुमान लगाया गया है, 3%। और ये राजस्व अधिशेष जो था वो वर्ष 23-24 में 1.7% था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बजट 23-24-25 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा, मैंने आपको वहाँ पर स्पेशली बताया भी था, फिर से याद रख लीजिए 3.46%। फिर 23-24 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ा है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कितने प्रतिशत की बढ़ी है, 8.3%। ये जीडीपी का ग्रोथ रेट है जो अनुमान बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रही है, 8.3% रही है। और एक और अनुमान याद होगा आपको जो है, जो एक अलग जो है संस्था द्वारा किया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और ग्रोथ रेट 9 के ऊपर जो है बताया गया था। तो अगर आपको संस्था का नाम देके पूछा जाएगा तब आप वाला बताएंगे। फिर उत्तर प्रदेश में कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र यानी प्रथम, द्वितीय, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 23-24 में। तो प्रथम प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि में 10% की, फिर उद्योग में 22% की, और तीसरा हमारा सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर में 12% की वृद्धि हुई है। और ये प्रतिशत या योगदान कितना था एक्चुअल में, अगर ये पूछ लिया जाए तो ये आप देख लीजिए 24% था अर्थव्यवस्था में योगदान प्राथमिक क्षेत्र का, फिर द्वितीयक क्षेत्र का 30% था और तृतीयक क्षेत्र का 46% था। इसको आप जो है अलग अलग ऐसे लिख लेंगे। ऊपर वाली ग्रोथ का परसेंटेज दिखा रहा है, नीचे वाली एक्चुअल कितना था ये बता रहा है। फिर मौजूदा कीमतों पर यानी कि करंट प्राइसेस पर प्रति व्यक्ति आय कितने रहने का अनुमान है, पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश में कितने रहने का अनुमान लगाया गया बजट में, 96,193 रुपये। तो ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे तौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं। 24-25 में राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान किया गया है, 17% का। सीधा सीधा आपको ऐसे याद रख लेना है। 24-25 में राज्य सरकार सब्सिडी पर कितना खर्च करेगी, तो हम लोगों ने जो व्यय वाला चार्ट देखा था वहाँ पर सब्सिडी का चार्ट था, और लेकिन वहाँ परसेंटेज में था। यहाँ पर आप एक्सप्लीट फिगर देखेंगे तो 28,000 करोड़ रुपए सरकार व्यय करेगी केवल और केवल सब्सिडी पर। 24-25 में उत्तर प्रदेश सरकार कुल राजस्व प्राप्तियों का कितने प्रतिशत वेतन पे खर्च करेगी, 30% रुपये वेतन पर खर्च करेगी। आगे बढ़ेंगे। 24-25 में उत्तर प्रदेश की राजस्व प्राप्तियों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का अनुपात कितना है, यानी राज्य सरकार अपनी तरफ से कितना कर रही है शेयर और वो केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार का जो है जो कंट्रीब्यूशन है वो 46% है और केंद्र सरकार का 54% है। इसके बाद जो है 24-25 में केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, ये सब हम लोगों ने उसमें देखा था चार्ट में, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट फिगर में दिया है 2,18,817 करोड़ रुपए। फिर 24-25 में उत्तर प्रदेश का स्वयं कर राजस्व वर्ष 2023-24 की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ेगा, या जो अनुमान व्यक्त किया गया है बढ़ने का वो कितना है, 27% जो है जो स्वयं का कर है उत्तर प्रदेश का बढ़ेगा। फिर बजट में आयुष्मान भारत जन आरोग्य अभियान के लिए कितने करोड़ का आवंटन किया गया है, 300 करोड़ रुपए का। मेडिकल कॉलेज कितने हैं उत्तर प्रदेश में, 65 है, जिसमें से 35 राजकीय और 30 निजी क्षेत्र के हैं। बजट में किस जिले में 400 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई है, तो ये की गई है वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य में कितने हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, 1600। मैंने वहीं पर आपको बताया था कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे।
राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? बजट के अनुसार अयोध्या में की जाएगी। वैसे तो बहुत जगह पर पहले से ही है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? गोरखपुर जनपद में। बुंदेलखंड में कितने नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का किस नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है, जिसका नाम मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दोनों बताया था, तो ये हो जाएगा बीडा, BIDA। निवेश प्रोत्साहन नीति के क्रियान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई उत्तर प्रदेश में? 250 करोड़ रुपए की। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? बड़ा अमाउंट है, मैंने वहीं पर बताया था जहां युवा कल्याण की बात की थी, 4000 करोड़ रुपए। गंगा एक्सप्रेसवे हेतु राज्य सरकार ने बजट में कितने करोड़ रुपए आरक्षित किए हैं या आवंटित किए हैं? लगभग 2057 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए। ये सब बड़े अमाउंट हैं। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1020 करोड़ रुपए। हवाई यातायात के लिए किन जिलों में एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जा रहा है? अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या के विस्तार के लिए कितना बजट आवंटित हुआ है इस बजट में, यानी 24-25 में? 150 करोड़ रुपए। बजट के अनुसार बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा? 4000 मेगावाट का। तो इसी पैटर्न पर आपको प्रश्न मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत आगामी 5 वर्षों में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 22,000 मेगावाट। किन 2 शहरों को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? वाराणसी और अयोध्या को। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के लिए कितना फंड दिया गया है? 3000 करोड़ रुपए का। अमृत योजना 2.0 के लिए 4500 करोड़ रुपए का बजट इसमें रखा गया है। महाकुंभ मेला 2025 जो प्रयागराज में आयोजित होगा उसके लिए कितना? 2500 करोड़ रुपए। किन किन जनपदों में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए प्रदान किया गया है? गोरखपुर और भदोही में। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में कितने लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त करने की घोषणा की गई है? 5 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति के तहत प्रदेश में कितने डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे? कुल 8। ये सब मैंने आपको वहाँ पर स्पेशलिस्ट सर्किल करके बताया था। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति के तहत प्रदेश में कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे? 3। शिक्षा क्षेत्र में संबंधित ऑपरेशन कायाकल्प के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है? 1000 करोड़ रुपए का बजट किया गया है प्रस्तावित। निषाद राजगुहा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? श्रृंगवेरपुर धाम जो है कहाँ पर है? प्रयागराज में। वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? 15%। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम कितने लाख रुपए की योजना को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा? 5 लाख रुपए तक। प्रदेश में विद्युत उत्पादन का नया लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? 31,500 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं। राज्य के बजट में मनरेगा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? जो बड़ी योजना है 5060 करोड़ रुपए। तो मित्रों, इस तरह से आज के इस लेक्चर में उत्तर प्रदेश का बजट आर्थिक समीक्षा और उन पर आधारित जो संभावित प्रश्न है उसको हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने डेटा बहुत सारा देखा है, इसलिए घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि जो अंत में हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं वो उसका निचोड़ है। क्वेश्चन जो भी आने होंगे लगभग इन्हीं जो है फैक्ट्स में से, क्वेश्चंस में से आ जाएंगे जो हम लोगों ने आखिरी में पढ़ा है। तो 1-2 बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए, आपको इसी में से जो है क्वेश्चन संभावित जो हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।